हेलो दोस्तों, अंबेडकर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एग्ज़ाम कैप्सूल के अगले सेशन में इन कर गए हैं, जिसमें आपको फिटर, ट्रेड, टर्नर या मशीनिस्ट, ग्राइंडर से रिलेटेड हर एक दिन टॉपिक वाइज एक वीडियो लाते हैं। इस वीडियो में आपको ड्रिलिंग और रीमिंग चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न कराए जाएंगे, जो लगभग सभी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है, अ कटिंग टूल यूज टू फिनिश एंड इनलार्ज अ होल इज नोन एज। एक छेद को पूरा करने और बड़ा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले काटने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक ऐसा हो जिसको फिनिशिंग में लाना है और थोड़ा सा बड़ा करना है, इनलार्ज करना है, तो उस कटिंग टूल को क्या बोलेंगे? क्या उसको ड्रिल बोलेंगे या टैप बोलेंगे? ड्रिल से केवल जो है ना होल, एक साधारण होल किया जाता है, जबकि टैप के द्वारा उसमें थ्रेड काटे जाते हैं इंटरनल में। डाई का प्रयोग हम आउटसाइड शाफ्ट पर थ्रेड काटने के लिए किया जाता है। रीमर जो हमारा होगा वो होल के साइज़ को इनलार्ज करता है, बड़ा करता है थोड़ा, और करेक्ट साइज में लाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, रीमर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कूलेंट ड्यूरिंग रीमिंग। वह कौन सा मेटल है जो रीमिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होता है? तो हमारा कास्ट आयरन में रीमिंग करते समय कोई कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ कार्बन इसमें मिले होते हैं। फ्री ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन का जो अपरूप है ग्रेफाइट, जो आपको शीतलक का रूप में वो कार्य करता है, इसलिए इसमें कोई अलग से शीतलक की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कूलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, द ग्रुप्स प्रोवाइडेड ऑन द इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल आर कॉल्ड। ट्विस्ट ड्रिल के शरीर मतलब बॉडी की पूरी लंबाई पर प्रदान किए गए खांचे या ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्या लिप्स बोलेंगे, मार्जिंग बोलेंगे या फ्लूट्स बोलेंगे, या चौथा ऑप्शन आपका वेब बोलेंगे? तो जो बॉडी पर बना जाता है, जो स्पाइरल ग्रुप्स होता है, वो उसको बोलते हैं फ्लूट्स। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, और वेज लाइक टूल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द टेपर शैंक टूल फ्रॉम द नोज ऑफ द मशीन स्पिंडल, व्हाट इज कॉल्ड। मशीन स्पिंडल की नोज से टेपर शैंक टेपर शैंक टूल को हटाने के लिए एक वेज जैसा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण को क्या बोलते हैं? पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है, क्या इसको ड्रिल चक बोला जाता है? तो ड्रिल चक में तो आप ड्रिल बिट को पकड़ते हैं, तो ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी सी में बोला जा रहा है ड्रिल सॉकेट। ड्रिल सॉकेट एक पद्धति है जिसके द्वारा होल में इनलार्ज किया जाता है, ये भी नहीं होगा आपका। ड्रिल की के माध्यम से आप ड्रिल बिट को ड्रिल चक में कसते हैं, ये भी नहीं होगा। हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ड्रिल ड्रिफ्ट हो जाएगा, जिसकी सहायता से ड्रिल बिट को निकालते हैं। तो हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है आपको, अ होल विच इज़ नॉट मेड थ्रू फुल डेप्थ ऑफ द कंपोनेंट नोन इज एज। एक छेद ऐसा छेद जो घटक की पूरी गहराई तक नहीं बनाया जाता है, उस वैसे होल को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है आपको, क्या उस होल को कोर होल बोलेंगे या पिन होल बोलेंगे
या ब्लाइंड होल बोलेंगे या बोर होल बोलेंगे। तो ऐसा होल जो पूरी डेप्थ तक नहीं किया जाता है उसको बोलते हैं ब्लाइंड होल बोलते हैं। और वह होल जो पूरी तरह पूरे आर पार बॉडी में होल किया जाता है उससे बोला जाता है थ्रू आउट होल। तो जो बीच में ही होल किया हुआ रहता है, पूरे बॉडी में नहीं किया रहता है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड होल। हमारा इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है द ड्रिल स्लीव और सॉकेट आर अवेलेबल विथ मोर स्टेपर एंड देयर नंबर रेंज MT1 to MT6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रिल साइज रिफर टू MT4। ड्रिल स्लीव या सॉकेट में मोर स्टेपर के साथ उपलब्ध होती है। उनकी संख्या जो होता है ड्रिल के लिए जो MT नंबर दिया जाता है का उपयोग होता है MT1 से MT6 तक। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल का आकार MT4 को संदर्भित करता है। मतलब आपका सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि MT4 का जो साइज क्या है वो आपको बताना है। क्या ऑप्शन ए में दिया गया है क्या 14 mm से 23 mm तक जो MT4 का साइज रहेगा, या 23 mm से 31.75 mm, या ऑप्शन सी बोल रहा है 31 to 0.75 mm अप टू 50.5 mm, या ऑप्शन डी बोला जा रहा है कि 50.5 mm अप टू 76 mm। तो हमको मालूम होना चाहिए MT4 का जो साइज होता है 31.75 mm से अप टू 50.5 mm तक ये होता है आपका MT4 का। MT3 का जो होता है 23 mm से 31.75 mm तक होता है MT3 का। और MT2 का जो वैल्यू होता है आपका 14 से 23 mm तक, ये जो होता है MT2 का साइज दिया रहता है। और जो MT5 का जो साइज होता है 50.5 mm से 76 mm तक, ये जो होता है MT5 का ये रेंज होता है, आपका साइज होता है। अब तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो गया MT4 का जो साइज रहा वो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है अ ड्रिल्ड होल गोज आउट ऑफ सेंटर ड्यू टू। एक ड्रिल्ड होल किया जा रहा है जो आउट ऑफ सेंटर से बाहर हो गया है, इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ वर्कपीस को प्रॉपर क्लैंप नहीं किया गया है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है वर्कपीस हैविंग ब्लोवर्स, कि वर्कपीस के जो बीच में ब्लोवर्स रह गया है, गैस भरा रह गया है कास्टिंग के दौरान, क्या इस कारण से बाहर केंद्र के बाहर चला गया। या ऑप्शन सी बोला जा रहा है सेंटर पंच मार्क नॉट बीइंग लार्ज इनफ टू गिव प्रॉपर सीट टू चीजल एज ऑफ ड्रिल। क्या सेंटर पंच का जो मार्किंग किया गया है वो प्रॉपर सीट कट चीजल एज पर नहीं, जहाँ पर डेड सेंटर फिट हो रहा है वहाँ पर से अलग तो नहीं हो गया है, इसकी वजह से तो नहीं ऐसा हो गया है। तो ऑप्शन डी भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है एनी ऑफ द एबव, या बोला जा रहा है कि इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर ये डी ही है, कोई भी इनमें से एक ऑप्शन यदि एक कारण रहेगा तो केंद्र से बाहर चला जाएगा उसका होल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट इज यूज्ड फॉर रिमिंग एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मेटल पर रिमिंग करने के लिए किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो एल्युमिनियम पर कूलेंट का प्रयोग रिमिंग करने के दौरान केरोसिन ऑयल का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है अ 5-6H7 यहाँ छूट गया है होल इज टू बी रिम्ड इन अ स्टील वर्कपीस
व्हाट साइज ऑफ ड्रिल विल बी रिक्वायर्ड। एक इतना का आपका साइज दिया गया है होल का, जो स्टील वर्कपीस में छेद करना है। कितने आकार की ड्रिल की आवश्यकता होगी। तो इतने साइज को स्टील को होल करने के लिए आपका जो ड्रिल बिट का आकार होना चाहिए आपका, वो आपका आकार जो है 5.8 mm होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। कैसे ये साइज निकला वो आपको ड्रिल से रिलेटेड वीडियो में आप देख सकते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल कराए जाने वाले हैं, जो चैप्टर वाइज डिस्कस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड्स अपॉन द। ट्विस्ट ड्रिल का कटिंग एंगल जो है, बिंदु कोण, इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? कटिंग स्पीड पर, या टाइप ऑफ ड्रिल मशीनिंग, या साइज ऑफ द ड्रिल, या मटेरियल टू बी ड्रिल्ड। तो जो पॉइंट एंगल निर्भर करता है ट्विस्ट ड्रिल का, वो मटेरियल जिस पर हम लोग ड्रिलिंग करने जा रहे हैं उस मटेरियल पर निर्भर करता है। तो हमारा जो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पस इज। सामान्य प्रयोजन के लिए ट्विस्ट ड्रिल का जो कटिंग एंगल होता है वो कितना होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, कटिंग एंगल सामान्य कार्य के लिए 118 डिग्री रखा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, द रिलीफ एंगल गिवन बिहाइंड इन द कटिंग लिप इज कॉल्ड। काटने वाले लिप के पीछे दिए गए रिलीफ एंगल को क्या कहा जाएगा। तो लिप के पिछले भाग में जो एंगल दिया जाता है उसको बोलते हैं लिप क्लियरेंस एंगल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, अ होल ऑफ 10 mm डायमीटर इज टू बी फिनिश्ड विथ अ हैंड रिमर। द होल साइज रिक्वायर्ड फॉर रिमिंग शुड बी। 10 mm व्यास का एक छेद हाथों से रिमर द्वारा तैयार किया जाना है। तो रिमिंग के लिए आवश्यक होल का आकार क्या होना चाहिए। तो 10 mm को रिमिंग करने के लिए आपका 9.75 का आपका ये रिमर साइज होना चाहिए आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न जो कि आपका जो ये 9.75 ऑप्शन ए में ही आपका मैच कर जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 14 कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग होल टू एकोमोडेशन ऑफ द हेड ऑफ सॉकेट स्क्रू इज कॉल्ड। सॉकेट स्क्रू के सिरे को समायोजित करने के लिए मौजूदा छेद के अंत को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो सीधा में कहा जा रहा है कि सॉकेट हेड को स्थान देने के लिए आप जो है किस प्रकार के प्रोसेस का उपयोग करेंगे। तो सॉकेट हेड के लिए आपका काउंटर बोरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग इन द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग होल इज कॉल्ड। विद्यमान होल के अंत को बेवल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग प्रोसेस के द्वारा होल के अंत को बेवलिंग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, द टेपर शैंक ड्रिल
should be removed from the machine spindle by means of taper। टेपर सैंक ड्रिल को मशीन स्पिंडल से निम्नलिखित माध्यम से हटाया जाता है। कोई टेपर सैंक ड्रिल है जो मशीन स्पिंडल से उसको बाहर निकालना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? क्या हैमर का उपयोग करेंगे, या पंच का उपयोग करेंगे, या टैंग ऑफ फाइल, या ड्रिफ्ट का उपयोग करेंगे? तो हैमर का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा, पंच का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। इसमें फाइल से थोड़े वो ड्रिल बिट को निकाला जाएगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा उसको स्पिंडल से निकाला जाएगा ड्रिल बिट को। तो हमारा राइट आंसर डी हो गया। अगले क्वेश्चन में 17 में देखने को मिल रहा है क्या कि ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ। ड्रिल चक को मशीन पर स्पिंडल के माध्यम से रखा जाता है। किस पर रखा जाएगा? आर्बर पर, ड्रिल ड्रिफ्ट पर, या ड्रॉ इन बार पर, या चक नट पर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, ड्रिल चक को मशीन में स्पिंडल पर आर्बर के माध्यम से रखा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है ड्रिल स्लीव इज यूज्ड व्हेन द टेपर सैंक ऑफ द ड्रिल इज। ड्रिल स्लीव का उपयोग तब किया जाता है जब ड्रिल का टेपर सैंक, स्लीव का प्रयोग तब करेंगे हम लोग जब स्मॉल देन द मशीन स्पिंडल, मशीन स्पिंडल से ड्रिल का जो टेपर सैंक होगा वो छोटा होगा, तब वहाँ पर हम लोग स्लीव का उपयोग करते हैं। यदि वहीं ग्रेटर देन मशीन स्पिंडल रहता है तो वहाँ पर सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। तो इस ऑप्शन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन में 19 में क्या कह रहा है? द लीप क्लियरेंस एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पस शुड बी। सामान्य प्रयोजन के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लीप क्लियरेंस एंगल कितना होता है? तो सामान्य प्रयोजन के लिए आपका ट्विस्ट ड्रिल का लीप क्लियरेंस एंगल 12 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है द सूटेबल कटिंग फ्लूइड फॉर ड्रिलिंग एमएस यानी माइल्ड स्टील प्लेट इज। माइल्ड स्टील प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग द्रव क्या है? तो कटिंग लिक्विड के रूप में माइल्ड स्टील पर सोल्यूबल ऑयल का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में आपका बोला जा रहा है द डिस्टेंस ऑफ अ ड्रिल एडवांस इनटू द जॉब इन वन कंप्लीट रोटेशन इज नोन एज। एक पूर्ण चक्कर में ड्रिल द्वारा जॉब में आगे बढ़ाई गई दूरी को क्या बोलते हैं? यानी कि जब ड्रिल एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है तो उसके अंदर जो मटेरियल का रिमूव करेगा उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं हम लोग फीड, कटिंग फीड, जो कि ऑप्शन सी में मैच कर जा रहा है। या आरपीएम जो होता है ये अलग सेट किया जाता है, वो जो कि ड्रिल मशीन पर दिया जाता है, मटेरियल पर निर्भर करता है, ड्रिल मटेरियल और कटिंग स्पीड पर ये निर्भर करता है। तो ये सब अलग अलग प्रोसेस के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। और एक रोटेशन में ड्रिल द्वारा तय की गई कटिंग की गई दूरी को हम लोग फीट के माध्यम से समझते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड द स्ट्रेट सैंक ड्रिल हैविंग डायमीटर लेस देन 20 mm। निम्नलिखित में से किसका उपयोग 12 mm से कम व्यास वाले सीधे सैंक ड्रिल, स्ट्रेट सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके माध्यम से 12 mm से कम डायमीटर वाले
स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ता है? क्या स्लीव पकड़ता है या सॉकेट पकड़ेगा या ड्रिल चक में ही केवल इंसर्ट कर देंगे या ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा उसको पकड़ा जाएगा? तो ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा उसको तो निकाला जाता है ड्रिल बिट को, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। स्लीव और सॉकेट का प्रयोग तब करेंगे जब मशीन के स्पिंडल से वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है 12 mm से कम, तो 12 mm से कम के लिए ड्रिल चक में ही इसको इंसर्ट किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर सी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है द रेट ऑफ फीड डिपेंड्स अपॉन। फीड की दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फिनिश रिक्वायर्ड, बी में बोला जा रहा है मटेरियल ऑफ टूल जिस पर ड्रिल किया जा रहा है, या सी नंबर में बोला है मटेरियल टू बी ड्रिल्ड जिस पर जो है मटेरियल को ड्रिल करना है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा फीड रेट डिपेंड करेगा वो ऑल ऑफ देज पर डिपेंड करेगा, ये सभी कारकों पर डिपेंड करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर सिलेक्शन ऑफ कटिंग स्पीड एंड फीड फॉर रिमिंग अ होल विथ अ मशीन रिमर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मशीन के रिमर के साथ एक छेद को होल को रिमिंग करने के लिए काटने की गति और फीड के चयन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है? अगले क्वेश्चन तो इसको समझते हैं कि कौन सा वह कारक है। पहला नंबर में आपका दिया गया ऑप्शन ए में मटेरियल ऑफ द जॉब, क्या यह कारक है? दूसरा नंबर में बोला जा रहा है मटेरियल ऑफ द रिमर, तो आपको जिस जॉब पर कार्य करना है उस मटेरियल पर तो बिल्कुल निर्भर करेगा। और मटेरियल ऑफ रिमर किस प्रकार के मटेरियल वाली रिमर का उपयोग किया जा रहा है इस पर भी निर्भर करेगा। आपका डायमीटर ऑफ द रिमर, रिमर के डायमीटर पर भी निर्भर करता है। रिजिडिटी ऑफ फिक्सचर, फिक्सचर की मजबूती या पकड़ पर ये निर्भर नहीं करता है। तो हमारा जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसी कारक को पूछ रहा है कि कौन निर्भर नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है? 25 क्वेश्चन बोला जा रहा है अ नट इज टू बी मेड फॉर अ स्क्रू ऑफ M10 into 1.5, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ ड्रिल्ड होल। एक नट का जो है डायमेंशन दिया गया है जिसमें बोला गया है M10 into 1.5। इसमें M जो हो गया मीट्रिक थ्रेड को प्रकट कर रहा है जिसका डायमीटर जो है 10 mm का है और पिच कितना है 1.5 दिया गया है। तो आपका छेद का आकार निकालने का आपका जो फॉर्मूला होता है वह आपको मेजर डायमीटर माइनस पिच दिया जाता है, एक थंब रूल जो रहता है। तो मेजर डायमीटर यहाँ आपका दिया है 10, थंब रूल में इसका नियम होता है कि मेजर डायमीटर में से पिच को आप माइनस कर दें। तो जो हमारा पिच दिया गया है 1.5, इसको लेस करने के बाद जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 8.5, जो कि ऑप्शन ए में मैच कर जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द कटिंग स्पीड परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक काटने की गति के चयन को प्रभावित नहीं करेगा? मतलब कटिंग स्पीड को वो प्रभावित नहीं करेगा, उससे संबंधित नहीं है। आइए देखते हैं कि कौन सा वो कारक है जो प्रभावित नहीं करेगा कटिंग स्पीड को। क्या विड्थ ऑफ जा की चौड़ाई पर कटिंग स्पीड निर्भर करेगा या नहीं करेगा? आइए और भी ऑप्शन को पहले देखते हैं। मटेरियल ऑफ जॉब के मटेरियल पर ये तो बिल्कुल प्रभावित करेगा कटिंग स्पीड को। मटेरियल ऑफ टूल भी प्रभावित करेगा कि हाई स्पीड का है
हाई स्पीड स्टील है या हाई कार्बन स्टील है, ये मटेरियल पर बिल्कुल प्रभावित करेगा। ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है उस पर भी ये डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड नहीं करेगा, तो जॉब की चौड़ाई पर ही डिपेंड नहीं करता है कटिंग स्पीड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए की ओर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है द रीमर टीथ एंड स्पेसिंग आर डिजाइन टू असिस्ट इन रीमिंग more accurate hole with good surface finishing. Which one of the following is true regarding the number of teeth and their spacing? रीमर के दांत और स्पेसिंग को अच्छी तरह से फिनिश के साथ अधिक सटीक छेद बनाने की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। दांतों की संख्या और उनके स्पेसिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका दांतों की जो संख्या होती है वो सभी सम होती है। दांतों की जो संख्या रहेगा वो सम रहेगा और जो स्पेस होता है वो आपका विषम होता है। देखते हैं कौन सा ये ऑप्शन को मैच कर रहा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है दांतों की संख्या असमान, जबकि ये गलत हो गया। दांतों की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ढूंढते हैं पहले कौन सा समान आएगा, सम आएगा। अनइवन नंबर, दांतों की असमान संख्या, ये भी गड़बड़ हो गया आपका। ऑप्शन सी में देखते हैं इवन नंबर ऑफ टीथ, दांतों की सम संख्या, पहला तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। और असमान अंतराल मतलब अनइवन स्पेसिंग, यही तो मेरा जो राइट आंसर है। इसमें आपका समान दांतों की संख्या समान होना चाहिए और असमान अंतराल स्पेसिंग जो होना चाहिए भिन्न भिन्न हो सकता है, जो तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है द एंगल ऑफ ड्रिल ग्राइंडिंग गेज इज, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल कितना होता है? तो ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का जो एंगल होता है 121 डिग्री होता है। अगले जो कि आपका ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है द टेपर शैंक ऑफ अ ड्रिल ऑफ 20 mm डायमीटर हैज, 20 mm व्यास वाले एक ड्रिल का टेपर शैंक कितना होता है? तो जैसा कि बताए थे पिछले प्रश्न में, इस चीज़ को देखा गया है कि 14 से आपका 23 mm तक जो भी डायमीटर वाले रहेंगे वो MT2 में आएंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ आपका ऑप्शन बी में MT2 दिया गया। इसी के अंतर्गत आपका 20 mm आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है अ शॉर्ट रिमर विथ एन एक्सियल होल यूज विथ एन आर्बर और मेड्रल इज कॉल्ड, एक अक्षीय छिद्र वाला लघु रिमर जिसका उपयोग आर्बर या मेड्रल के साथ किया जाता है क्या कहलाता है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। अक्षीय और लघु जिसका रिमर है, क्या वो पैरेलल रिमर कहलाएगा या एडजस्टिंग रिमर या एक्सपेंशन रिमर या चकिंग रिमर? तो इस सिचुएशन में जिसका उपयोग आर्बर और मेड्रल के साथ किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो चकिंग रिमर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है द मटेरियल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज जनरली, ट्विस्ट ड्रिल का जो मटेरियल क्या होता है? तो ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल हाई स्पीड स्टील रखा जाता है। ऑप्शन ए में ये आंसर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला जा रहा है आफ्टर ड्रिलिंग अ स्मॉल होल द ड्रिल्ड होल इज फाउंड एज शो इन फिगर,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर दिस। एक छोटा सा छेद करने के बाद ड्रिल किया गया छेद चित्र में दिखाया गया अनुसार पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण है। एक छोटा सा ड्रिल किया जा रहा है जो कि ये फिगर में दिखाया गया है कि ये किस कारण से ये जो ड्रिलिंग किया गया है वो टेपर हो गया है, ओवरऑल हो गया है। आइए पहले देख लीजिए फिगर को किस तरह से काटा गया है। ये आपका रीमर का जो सेंटर है वो चीज़ को दिखाया जा रहा है और यहाँ पर इस तरह से होल जो है वो टेपर में कट गया है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, कारण को देखते हैं। क्या ड्रिल इज़ नॉट इन अलाइनमेंट। ड्रिल जो है अलाइनमेंट में नहीं है, सीध में नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। ड्रिल जो है आपका सीध में ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ड्रिल का आपका जो दिया गया है वो एक्सिस दिया गया है, तो ये ड्रिल सीध में ही है बिल्कुल। ऑप्शन बी में देखते हैं सेटिंग ऑफ वर्कपीस इज इंक्लाइंड। क्या जो वर्कपीस का जो सेटिंग किया गया है वो इंक्लाइंड किया गया है, तिरछा किया गया है। तो बिल्कुल सही है, ये वर्कपीस जो है इंक्लाइंड किया गया है, तिरछा में सेट किया गया है, बांधा गया है, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न हो गया है। तो हमारा जो बी ऑप्शन राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग होल वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रिलिंग मशीन का उपयोग उन स्थान पर होल करने के लिए किया जाता है जहां बिजली उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे स्थान पर रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। रैचेट ड्रिलिंग मशीन वहाँ पर उपयोग किया जाता है जहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 में कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीमर इज पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर रीमिंग होल्स हैविंग कीवे ग्रुप्स। निम्नलिखित में से कौन सी रीमर कुंजी मार्ग खांचे वाले छेद की रीमिंग करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। तो आइए ऑप्शन की ओर ढूंढते हैं कि कौन सा वो रीमर है जो कीवे बनाने के लिए किया जाता है। क्या स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर या हेलिकल फ्लूटेड रीमर का प्रयोग करेंगे, या टेपर रीमर का प्रयोग करेंगे, या पायलट रीमर का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो कीवे बनाने के लिए हेलिकल फ्लूटेड रीमर का उपयोग किया जाता है, जो हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीमर कैन एडजस्ट इटसेल्फ इन केस ऑफ स्लाइट मिसअलाइनमेंट व्हेन फिटेड ऑन अ टेल स्टॉक। निम्नलिखित में से कौन सा रीमर टेल स्टॉक पर फिट किए जाने पर मामूली सी मिसअलाइनमेंट, मतलब मामूली सी मिसअलाइनमेंट में रहेगा, अलाइनमेंट सीध में थोड़ा सा भी तिरछा है तो वह अपने आप जो है मामूली सी अलाइनमेंट को अपने आप एडजस्टमेंट कर लेता है, वो कौन सा रीमर हो जाएगा। आइए देखते हैं वो कौन सा रीमर ऑप्शन में है। क्या वो पैरेलल रीमर होगा, या टेपर रीमर होगा, या एडजस्टेबल रीमर होगा, या फ्लोटिंग रीमर होगा। तो थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट को अपने आप जो है एडजस्ट कर लेता है, वो होगा आपका फ्लोटिंग रीमर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला जा रहा है हाउ डज अ हैंड रीमर डिफरेंट फ्रॉम अ मशीन रीमर। हैंड रीमर से मशीन रीमर किस प्रकार से भिन्न है। आइए ऑप्शन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या अलग करता है हैंड रीमर को। क्या लार्ज बेबल लीड फॉर द कटिंग एज, काटने वाले किनारों के लिए बड़ा बेबल लीड होता है। बी में बोला जा गया है मोर नंबर ऑफ कटिंग टीथ, या काटने वाले दांतों की संख्या अधिक होने के कारण अलग है। या लेस नंबर ऑफ कटिंग टीथ,
काटने वाले दांतों की संख्या कम होने के कारण क्या ये दोनों अलग अलग है, या बोला जा रहा है अनइक्वल स्पेसिंग ऑफ कटिंग एज, काटने वाले किनारों की असमान दूरी के कारण ये अलग है, भिन्न भिन्न है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो लार्ज बेबल एरिया होता है, जो हैंड कटिंग के द्वारा जो होता है वो हैंड रिमर के में लार्ज बेबल एरिया जो होता है वो लीड के रूप में होता है। काटने वाले किनारों के लिए बड़ा बेबल लीड किया जाता है हैंड रिमर में। ऑप्शन जो कि हमारा ऑप्शन ए में राइट आंसर मैच कर जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला जा रहा है आपका, एज शो इन फिगर समटाइम्स अ स्पॉट रिंग is used to perform a particular operation. Which one of the following operation can be performed by using a stop ring? जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, अभी दिखाएंगे जो चित्र आपको दिखाया जाने वाला है। कभी कभी किसी विशेष ऑपरेशन करने के लिए स्टॉप रिंग का उपयोग किया जाता है। स्टॉप रिंग का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? ये जो आपका है एक ऑपरेशन दिखाया गया है, यहाँ पर जो है इसमें स्टॉप रिंग दिखाया गया है। तो ये स्टॉप रिंग किस विशेष स्थिति के लिए लगाया गया है उसी को जानेंगे ये ऑप्शन की सहायता से। क्या वो थ्रू होल ड्रिलिंग करने के लिए वो रिंग कॉलर लगाया गया है, रिंग लगाया गया है? बिल्कुल नहीं। थ्रू होल लगाना ड्रिलिंग करना होता तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है क्या ब्लाइंड होल बनाने के लिए वहाँ पर कॉलर या रिंग का प्रयोग किया जा रहा है? तो बिल्कुल सही। जितना मात्रा में हमको होल करना है वहाँ पर ये कॉलर लगा दिया गया है, ताकि इस कॉलर से आगे जो है ड्रिलिंग नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकता, क्योंकि हमको इतने की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर ये कॉलर लगा दिया गया है। ये इंडिकेट कर देगा इससे ज़्यादा होल नहीं करना है। तो हमारा बी जो ऑप्शन हो गया वो बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन रिमर इज यूज टू करेक्ट द मिस अलाइनमेंट बिटवीन द रिमर एक्सिस एंड द वर्क एक्सिस? निम्नलिखित में से वह कौन सा मशीन रिमर का उपयोग रिमर अक्ष और कार्य अक्ष के बीच विसंगति को ठीक करने के लिए किया जाता है? आइए ऑप्शन की ओर देखते हैं। क्या फ्लोटिंग रिमर, फ्लोटिंग ब्लेड रिमर? ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेल रिमर। ऑप्शन सी में बोला गया है मशीन जिग रिमर या चकिंग रिमर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फ्लोटिंग रिमर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जी गया है, काउंटर बोरिंग इज डन फॉर। काउंटर बोरिंग किस लिए किया जाता है? आइए ऑप्शन में ढूंढते हैं कि वो कौन सा राइट आंसर कहलाएगा। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है क्या काउंटर बोरिंग डिबरिंग होल इंड करने के लिए, या इनलार्जिंग द होल टू एक्यूरेट साइज के लिए, फिनिशिंग द कोड होल को फिनिश करने के लिए, या एकोमोडेसिंग सॉकेट हेड स्क्रू। क्या सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए ये काउंटर बोरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। काउंटर बोरिंग और सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला जा रहा है, विच इज द पॉसिबल काज व्हेन अ ट्विस्ट ड्रिल प्रोड्यूस अ रफ होल ऑन द जॉब? जब ट्विस्ट ड्रिल कार्य पर खुरदरा छेद उत्पन्न करता है, निर्माण करता है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? संभावित कारण, चलिए ऑप्शन की ओर ढूंढते हैं कि कौन सा वह संभावित कारण है। द क्लियरेंस एंगल इज टू बिग। क्या क्लियरेंस एंगल अधिक होने के कारण ये समस्या आएगा? या बी नंबर में बोला जा रहा है द क्लियरेंस एंगल इज टू स्मॉल।
स्मॉल, क्या क्लियरेंस एंगल कम होने के कारण ये समस्या आ रहा है, या द कटिंग स्पीड इज़ टू स्मॉल, कटिंग स्पीड को कम रखा जा रहा है जिसके कारण क्या ये समस्या आ रहा है, या ऑप्शन डी में जो बोला जा रहा है फीड रेट इज़ टू हाई, क्या जो फीड रेट जो है वह अधिक देने के कारण आपका जॉब खुरदरा आ जा रहा है। तो बिल्कुल सही है, आपका फीड रेट जितना अधिक दीजिएगा वो आपका फिनिशिंग कम लाएगा। फिनिशिंग कम लाने का तात्पर्य आपका खुरदरापन ज़्यादा बनेगा, रफ होल का निर्माण करेगा। तो हमारा राइट आंसर जो हो गया वो डी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला जा रहा है विच एंगल ऑफ काउंटर सिंक ड्रिल यू विल सेलेक्ट द सीटिंग काउंटर सिंक टाइप ए। सीटिंग काउंटर सिंक प्रकार ए के लिए आप काउंटर सिंक ड्रिल का कौन चुनाव करेंगे। तो टाइप ए काउंटर सिंक ड्रिलिंग के लिए आपका जो राइट आंसर जो होता है काउंटर सिंक ड्रिल 90 डिग्री वाले का उपयोग किया जाता है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला जा रहा है ड्यूरिंग ड्रिलिंग इट इज ऑब्जर्व दैट चिप इज फ्लोइंग आउट continuously through one lip only as shown in figure. The possible reason is ड्रिलिंग के दौरान यह देखा गया कि चिप केवल एक लिप्स के माध्यम से लगातार निकल रही है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वह संभावित कारण क्या है। आइए चित्र को देखते हैं। तो चित्र में दिखाया जा रहा है आपका ये लिप्स से चिप्स फ्लो हो रहा है, निकल रहा है, जबकि इस लिप से आपका फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका क्या संभावित कारण हो सकता है, उस कारण को ऑप्शन की ओर हम लोग ढूंढते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है क्या अनइक्वल लिप एंगल के कारण हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, लिप का एंगल समान नहीं होने के कारण ये इस तरह का समस्या को देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो ए पहला ही ऑप्शन में मिल रहा है हमको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला जा रहा है व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द क्लियरेंस एंगल इन ड्रिल इज इनकरेक्ट। यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल कोण को बढ़ा दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। पुअर वेंडिंग एक्शन, क्या जो वेंडिंग एक्शन कमज़ोर हो जाएगा, या वीक कटिंग एज आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो या ऑप्शन सी में देखते हैं कि रफ होल सरफेस, क्या आपका जो सरफेस बनेगा वो रफ होल होगा, या इंक्रीज पॉइंट एंगल, क्या उसका पॉइंट एंगल इंक्रीज हो जाएगा क्लियरेंस एंगल बढ़ाने से। तो यदि क्लियरेंस एंगल बढ़ाएंगे तो आपका कटिंग एज जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला जा रहा है रिम्ड होल हैज़ पैच ऑफ पुअर फिनिश विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज फॉर दिस डिफेक्ट। एक रिमर किए गए छेद में खराब फिनिश के पेच है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका दोष का कारण है। आइए ऑप्शन से देखते हैं कि वो कौन सा दोष है इसमें। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है आपको द बोर्ड होल हैज़ इनसफिशिएंट रिमिंग अलाउंस, या बी में बोला जा रहा है एक्सेसिव कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होना, या सी में बोला जा रहा है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द रिमर फॉर द जॉब, इस जॉब के लिए गलत रिमर का चुनाव करने के कारण ये दोष उत्पन्न होगा क्या, या डी में बोला जा रहा है इनसफिशिएंट कूलेंट सप्लाई, कूलेंट का कम मात्रा में सप्लाई करने के कारण ये दोष उत्पन्न हो जा रहा है। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, इसमें कहा जा रहा था कि एक रिमर किए गए छेद में खराब फिनिश पेच है, तो
वो तब उत्पन्न कर सकता है। इसका मेन कारण हो सकता है द बोर्ड होल हैज़ इनसफिशिएंट रिमिंग अलाउंस। बोर्ड होल हैज में इनसफिशिएंट रिमिंग दिया गया है, बहुत कम रिमिंग अलाउंस देने के कारण ये दोष उत्पन्न हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रिमर और ड्रिलिंग एंड रिमर टॉपिक से रिलेटेड ये जो हमारा मोस्ट 44 क्वेश्चन रहा, जो लगभग हर एक टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के जो वीडियो से रिलेटेड यदि आपको प्रॉफिट हो पा रहा है आपके लर्निंग में, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार की वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। एग्ज़ाम कैप्सूल आपके मद्देनज़र, एग्ज़ाम को प्रिपरेशन के मद्देनज़र रखते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में तैयार किया गया है। और मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।